हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज अपन पार्ट सेकंड में बात करेंगे कि जो ओम्स लॉ अपन ने पढ़ा था उसका एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद अपन रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो देखो, अपन बात करते हैं एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ के अंदर अपन ने क्या देखा था कि V प्रोपोर्शनल क्या होता है I, यानी जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ अपन इसका एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन से पहले मैं आपको कुछ सिंबल बता देता हूँ जो अपन इस सर्किट के अंदर काम में लेने वाले हैं। तो देखो, अगर मैं पहले बात करूं सेल या बैटरी, तो बैटरी का सिंबल क्या होता है, ये बैटरी का सिंबल। उसके बाद में सेकंड है अपना रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ये, जिसको अपन R के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है अपना रियोस्टेट, जिसको अपन RH लिखते हैं। इसका सिंबल या तो आप ये लिख सकते हो या इस तरीके से। तो ये हो गया आपका रियोस्टेट। चौथा है आपका एमीटर। एमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, यह है आपका एमीटर। उसके बाद में अपन बात करते हैं वोल्ट मीटर की। तो वोल्ट मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो कुछ सिंबल हैं जो अपन काम में लेने वाले हैं, जैसे स्विच को अपन एक तो इस तरीके से बना सकते हैं या इस तरीके से। चलो, अब अपन देखते हैं कि ओम्स लॉ का जो एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन है वो क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक बैटरी लेता हूं, स्विच लगा देते हैं और एक रियोस्टर लगा देते हैं। ये आपके पास PQ कोई वायर है, ये है आपके पास वोल्ट मीटर, ये है आपके पास बैटरी, ये है स्विच और ये है RH। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले अपन एक वायर लेते हैं PQ, और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, R। इस वायर को मैंने एक सर्किट के अंदर कनेक्ट किया। तो अब देखो, जैसे ही आप यहाँ पर स्विच ऑन करते हो या प्लग इसके अंदर इंसर्ट करते हो तो यहाँ सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर अपन दो इक्विपमेंट लगा रहे हैं। एक तो है अपने पास एमीटर और दूसरा है अपने पास वोल्ट मीटर। एमीटर क्या काम आता है, अपने करंट को मेजर करने के लिए, यानी सर्किट के अंदर जो अपना इलेक्ट्रिक करंट है या करंट है उसको मेजरमेंट कौन करता है, एमीटर। और इस करंट के कारण जो वोल्टेज जनरेट होता है V, उसका मेजरमेंट कौन करता है, वोल्ट मीटर। तो अब अपन यहाँ से दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अपना जो एमीटर होता है उस एमीटर को सर्किट के अंदर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कंबाइन करते हैं या जोड़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है अपना वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को अपन
सर्किट के अंदर कौन से कॉम्बिनेशन के अंदर लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। अब यहाँ से देखूं, सबसे पहले जब आप इसमें प्लग इंसर्ट करोगे या स्विच ऑन करोगे तो करंट जनरेट होगा, और करंट जनरेट होगा तो अपन स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ये जो रियोस्टेट होता है ये क्या करता है, यहाँ से अपन जो करंट होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी जितना करंट अपने को रिक्वायर होता है उतना अपन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले अपन RH के जरिए क्या करते हैं, बहुत स्मॉल करंट इसके अंदर फ्लो करते हैं, और उसकी रीडिंग अपन कहाँ से लेते हैं, एमीटर के जरिए, यानी एमीटर में अपने को पता लग जाएगा कि अपन ने कितना करंट पास किया है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे ही इस वायर के अंदर PQ जो वायर लिया है यहाँ पर करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो इसके दोनों एंड्स पर क्या होगा, वोल्टेज क्रिएट होगा, और उस वोल्टेज की रीडिंग अपने को कहाँ मिल जाएगी, वोल्ट मीटर के अंदर। तो अपन क्या करेंगे, उसके बाद में यहाँ से RH के जरिए करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे, और बढ़ाते चलेंगे तो उसकी तो रीडिंग है वो एमीटर में आती जाएगी, और जो वोल्टेज की रीडिंग है वो अपने को कौन देता रहेगा, वोल्ट मीटर। तो यहाँ से अपना जो रिलेशन है कौन सा, V प्रोपोर्शनल I, यानी आप जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू भी है वो बढ़ती जाएगी। उसके बाद में अगर इन दोनों का अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें तो अपन पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पर करंट I है और यहाँ पर वोल्टेज V, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी क्योंकि आपका रिलेशन कैसा है, प्रोपोर्शनल। तो V प्रोपोर्शनल I का ग्राफ कैसा मिलेगा अपने को, एक स्ट्रेट लाइन। ये था अपना एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ को अपन ने एक सर्किट डायग्राम के द्वारा वेरीफाई किया है। चलो उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस अपने पास टू टाइप का होता है। फर्स्ट होता है अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन पे आ जाओ, अपने पास 3 रेजिस्टेंस हैं, और इन तीनों रेजिस्टेंस को मैं किसी सर्किट में ऐड कर देता हूं। इसको R1 मान लेते हैं, इस रेजिस्टेंस को R2 और इसको R3। ये 3 रेजिस्टेंस है अपने पास जो किस में जुड़े हुए हैं दोस्तों, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पर R1 रेजिस्टेंस, इसका फर्स्ट एंड ये है और सेकंड एंड ये, इसका फर्स्ट एंड, इसका ये सेकंड एंड, ये इसका फर्स्ट एंड और ये इसका सेकंड एंड। तो सीरीज कॉम्बिनेशन अपने पास किस तरीके से बनता है, देखो अगर R1 का सेकंड एंड R2 के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर देंगे, ऐसे ही R2 का सेकंड एंड R3 के फर्स्ट एंड से कनेक्ट कर देंगे, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कौन सा कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन कि अपन सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें कि जैसे ही आप इस स्विच के अंदर प्लग इंसर्ट करते हो या स्विच ऑन करते हो तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा। अब आपको मेन बात ये ध्यान रखनी है कि इसके अंदर करंट I फ्लो हो रहा है, तो जैसे ही ये करंट यहाँ पर पहुँचेगा तो ये तीनों रेजिस्टेंस के अंदर सेम रहेगा, यानी जैसे ही पूरे सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा तो तीनों रेजिस्टेंस के अंदर करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। दूसरा अगर अपन बात करें तो तीनों रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज की वैल्यू है वो क्या रहेगी, डिफरेंट। तो
इसके अंदर मैं वोल्टेज V1 मान लेता हूँ, इसके अंदर V2 और इसके अंदर V3। अब यहाँ से देखो अपने पास ओम्स लॉ के अंदर क्या लिखा था, V = IR लिखा था। यहाँ पर अपने पास तीन क्वांटिटी आ रही है, एक तो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो अपने पास तीनों हैं, R1, R2 और R3। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं वोल्टेज और करंट की। तो तीनों रेजिस्टेंस के अंदर करंट की वैल्यू तो सेम रहेगी और वोल्टेज की वैल्यू क्या रहेगी, डिफरेंट। तो जिस क्वांटिटी की वैल्यू डिफरेंट रहेगी उसी क्वांटिटी की वैल्यू अपन किससे फाइंड आउट करेंगे, ओम्स लॉ से। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन R1 की बात करते हैं। तो वोल्टेज इन R1 रेजिस्टेंस, यानी R1 रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, V है। तो यहाँ पर V को क्या माना अपन ने, V1। यानी R1 के अंदर वोल्टेज कितना है, V1। करंट की वैल्यू तीनों के अंदर I सेम है और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1। तो R1 रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो गई, V1 = IR1। उसके बाद में अपन बात करते हैं वोल्टेज इन R2 रेजिस्टेंस। R2 रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज कितना होगा, V2 = IR2। उसके बाद में अपन बात करते हैं वोल्टेज इन R3 रेजिस्टेंस। R3 के अंदर वोल्टेज कितना होगा, देखो V3, करंट I और रेजिस्टेंस R3। वोल्टेज इन R3 रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर देखो अपन ने तीनों रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब अपन क्या करेंगे, इन तीनों जो कॉम्बिनेशन है या तीनों के जो वोल्टेज हैं उनको कंबाइन कर देंगे या ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, V1 + V2 + V3 = IR1 + IR2 + IR3। यानी अपन ने तीनों इक्वेशन को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। तो V1 + V2 + V3 = IR1 + IR2 + IR3। तो यहाँ से देखो V1 + V2 + V3, यहाँ देखो तीनों के अंदर अपन I कॉमन ले सकते हैं। तो R1 + R2 + R3। इसके बाद में अपने को एक काम और करना है। वो कौन सा करना है कि अपने को इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। और इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, देखो इन तीनों रेजिस्टेंस की जगह मैं एक रेजिस्टेंस मानता हूं, उस रेजिस्टेंस को मैं बैटरी और स्विच से कनेक्ट कर देता हूं। और ये जो रेजिस्टेंस है इसको मैंने क्या माना है, R इक्विवेलेंट। अब यहां से देखो अपने को क्या बात ध्यान रखनी है, जब अपन ने तीनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बना लिया जिसको मैंने क्या नाम दिया है, यहाँ पर R इक्विवेलेंट नाम दिया है। तो R इक्विवेलेंट यहाँ पर R1, R2 और R3 तीनों का वोल्टेज कितना था, V1, V2, V3। जब अपन ने तीनों रेजिस्टेंस को कंबाइन कर लिया है तो इनका जो वोल्टेज है वो भी क्या हो जाएगा, V इक्विवेलेंट। यानी ये जो V इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3। यानी यही वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। तो उसके बाद में अपन देखो यहाँ पर तीनों रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज की वैल्यू निकाली है। सेम यहाँ पर क्या करना है, जो इक्विवेलेंट सर्किट अपन ने बनाया है उसी के अंदर भी अपने को क्या करना है, वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इक्विवेलेंट = करंट तो सेम रहेगा, I कोई चेंज नहीं हो रहा, तो I × R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट सर्किट था, इक्विवेलेंट सर्किट का जो वोल्टेज है वो कितना आ गया, V इक्विवेलेंट = I R इक्विवेलेंट। उसके बाद में देखो मैंने अभी बोला था कि V1 और V2 + V3 इनको अपन क्या लिख सकते हैं, V इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो V इक्विवेलेंट = I R1 + R2 + R3। यहाँ से
V1 प्लस V2 प्लस V3 की वैल्यू मैंने कितनी पुट कर दी, V इक्वलेंट। अब यहाँ से देखो V इक्वलेंट को क्या लिख सकते हैं, I R इक्वलेंट लिख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से देखो I R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो I से I कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा, R इक्वलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी अपन क्या बोल सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जब आपके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हों तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सभी रेजिस्टेंसों के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। यानी जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं उन सबको अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। चलो उसके बाद में ये तो था अपने पास केवल सर्किट के अंदर अगर 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हों। अगर आपके पास n रेजिस्टेंस जुड़े हुए हों तो अपन क्या लिख सकते हैं, तो फॉर n रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, R इक्वलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। तो ये हो गया आपके पास n रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो ये तो था अपना फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर देखो अपन ने 3 रेजिस्टेंस ऐड किए थे, तीनों रेजिस्टेंस के अंदर करंट की वैल्यू सेम रहेगी और वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। तो जिस क्वांटिटी की वैल्यू डिफरेंट है उसी की अपन ओम्स लॉ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले R1 के लिए वोल्टेज निकालेंगे, R2 के लिए वोल्टेज निकालेंगे और R3 के लिए वोल्टेज निकालेंगे। तीनों को अपन ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। उसके बाद में अपन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर अपन ने तीनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बना दिया जिसको क्या नाम देंगे अपन, R इक्विवेलेंट। और यहाँ पर तीनों का जो वोल्टेज है वो क्या होगा, V इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट सर्किट के लिए अगर अपन वोल्टेज की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी अपने पास, V इक्विवेलेंट इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू अपने पास क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। चलो उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है अपना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अपन पढ़ रहे हैं जहाँ से आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं और यहाँ पर पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको डिराइव करवा सकता है। तो नेक्स्ट अपना जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दोनों कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस अपन लास्ट में करेंगे, पूरे चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार अपन कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखो ये अपने पास R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस और ये R3 रेजिस्टेंस। इसको मैं पॉइंट A मान लेता हूँ, इसको पॉइंट B। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता कैसे है। तो देखो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों का फर्स्ट एंड एक पॉइंट से कनेक्ट है और सेकंड एंड, तीनों का सेकंड एंड है वो दूसरे पॉइंट से कनेक्ट है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है अपने पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद अगर अपन बात करें कि जैसे ही आप सर्किट के अंदर करंट फ्लो करते हो, यहाँ पे करंट कितना मान रहा हूँ मैं, I, और जब आप ये करंट फ्लो करते हो और जैसे ही करंट इस पॉइंट पे पहुँचता है, ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। यानी इस पार्ट में अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू मैं I1 मान लेता हूँ, इसके अंदर करंट की वैल्यू I2 मान लेते हैं और इसके अंदर I3 मान लेते हैं। यानी कहने का मतलब
तीनों रेजिस्टेंस के अंदर करंट की वैल्यू है वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। दूसरी अगर क्वांटिटी की बात करें तो वोल्टेज की वैल्यू तीनों रेजिस्टेंस के अंदर क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसा कि अपन पहले कॉम्बिनेशन के अंदर पढ़ चुके थे कि जिस क्वांटिटी की वैल्यू डिफरेंट होगी उसी क्वांटिटी की वैल्यू अपन क्या करेंगे, ओम्स लॉ से फाइंड आउट करेंगे। तो ओम्स लॉ क्या था अपने पास, V = IR। इस बार अपने पास करंट की वैल्यू डिफरेंट है तो करंट की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, देखो I = क्या हो जाएगा अपने पास, V/R हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि करंट इन R1 रेजिस्टेंस, R1 रेजिस्टेंस के अंदर करंट कितना जाएगा, देखो इसको मैं I1 बोल देता हूँ और ये हो जाएगा V/R1। यानी R1 के अंदर करंट कितना है, I1, वोल्टेज इसका V और रेजिस्टेंस R1। तो I1 = क्या हो गया, V/R1। उसके बाद में करंट इन R2 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस के अंदर करंट कितना होगा, देखो I2 = V/R2। उसके बाद में करंट इन R3 रेजिस्टेंस, और R3 के अंदर करंट कितना हो जाएगा, I3 = V/R3। जैसा कि अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर किया था, तीनों इक्वेशन को अपन ऐड कर देंगे तो क्या आएगा अपने पास, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। तो देखो I1 + I2 + I3 = क्या हो जाएगा, V/R1 + V/R2 + V/R3। ये अपन ने तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया। देखो I1 + I2 + I3, यहाँ से देखो V कॉमन आ रहा है तो V कॉमन ले लेते हैं, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब देखो यहाँ से फिर से वही काम करेंगे अपन, इसके लिए इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर क्या होगा, देखो वही काम करेंगे अपन, तीनों रेजिस्टेंस को एक साथ कंबाइन करेंगे। इसको अपन R इक्विवेलेंट बोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो करंट इसके अंदर कितना फ्लो हो रहा था, I। अब यहाँ देखो ये जो I करंट था ये ही आगे जाके तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि I1 + I2 + I3, तीनों को मैं क्या बोल सकता हूँ, I बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो करंट I है वो ही तीनों रेजिस्टेंस के अंदर अलग अलग डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ से देखो जैसे अपन ने बाकी रेजिस्टेंस के लिए करंट की वैल्यू निकाली है, ऐसे ही इक्विवेलेंट सर्किट के लिए भी अगर अपन करंट की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा अपने पास, I = V/R इक्विवेलेंट। क्या आ जाएगा अपने पास, V/R इक्विवेलेंट। अब यहाँ से देखो I1 + I2 + I3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, I। तो क्या आ जाएगा अपने पास, I = V/1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यानी I1 + I2 + I3 को मैंने क्या लिख दिया यहाँ से, I। अब यहाँ देखो इक्विवेलेंट सर्किट के लिए करंट की वैल्यू I = कितना आया था अपने पास, V/R इक्विवेलेंट। तो इसको मैंने लिख देता हूँ V/R इक्विवेलेंट = V/1/R1 + 1/R2 + 1/R3। देखो V से V कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ से, 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये अपन ने केवल 3 रेजिस्टेंस के लिए लिखा है। अगर पहले वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो फॉर n रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर n रेजिस्टेंस की बात करें तो 1/R
आर इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn। ये हो जाएगा अपने पास n रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ से देखो, अगर इसका अपन स्टेटमेंट बनाना चाहें तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अपन ने क्या देखा था कि पूरे सर्किट का अगर अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो अपन ने क्या किया था, टोटल जो रेजिस्टेंस थे उनका अलजेब्रिक सम किया था, यानी उनको डायरेक्ट अपन ने ऐड किया था। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, जितने भी रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर जुड़े हुए हैं उन सब का रेसिप्रोकल करके उनको कंबाइन करना है या ऐड करना है, तब अपने को क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। चलो आज अपन ने बात की थी कि ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन क्या होता है, उसके बाद में अपन ने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जिसके अंदर अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा है और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो के अंदर। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।